Now, question number 52, right? The endeavor of Janani Suraksha Yojana program is, right? लिखा है टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, हाँ हो सकता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और जननी सुरक्षा के लिए, लाइक जननी मतलब एक नाम से पता लग रहा है, राइट, कि जननी जो बर्थ देती हो, राइट, मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन की बात की जा रही है और उनकी सुरक्षा, लाइक प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हाँ सेफ होती हैं, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंस टू द मदर टू मीट द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, तो हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर द वेज लॉस ड्यू टू द प्रेगनेंसी एंड कन्फाइनमेंट, तो ये वेज लॉस की जो बात कर रहे हैं इसमें ये थोड़ी आ जाती है ऐसे कि वेज लॉस के लिए क्यों प्रोवाइड करेंगे, राइट, कि अगर देखो ऊपर की दो चीज़ें तो ठीक लग रही है, बट द थिंग तीसरी चीज़ जैसे कोई भी चीज़ होती है जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं या फिर ऐसा टर्म में कुछ वैसी चीज़ें दे रहे हैं। अब वेज लॉस तो अब उसका वेज लॉस हुआ है या नहीं हुआ, बाकी मॉनेटरी असिस्टेंस तो प्रोवाइड किया जा रहा है ना उस चीज़ के लिए, तो वेज लॉस के लिए वो क्यों प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा वेज लॉस थोड़ा एक वेग टर्म हो जाता है, राइट, ड्यू टू द प्रेगनेंसी एंड कन्फाइनमेंट, तो वेज लॉस भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो तीसरी तो लग रहा है कि थोड़ा उतने चांसेस नहीं है डाउट में, लेकिन पहली और दूसरी तो श्योर शॉट लग रही है, राइट, तो इसमें मोस्टली 1 and 2। Now 53 question. The Prime Minister of India at the time of his or appointment need not necessarily be a member of a House of the Parliament but must become a member of the House within 6 months. हाँ ठीक है स्टेटमेंट। फिर दूसरी कह नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 months। तीसरा क्या बच्चों मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो अब ये देखो ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसी है सिमिलर, और ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसी है। ठीक है, अब अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं लक्ष्मीकांत से अपना ये कुछ बेसिक्स किए हैं तो ये दोनों तो आपके सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और इन दोनों भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और यहाँ पे लिखा है, हाँ यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, नॉट नेसेसरली वन ऑफ द बट बिकम मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज, और यहाँ पे लिखा है मेंबर ऑफ द लोकसभा। पर्टिकुलरली लोकसभा के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे जो कि राज्यसभा से आए हुए हैं, राइट। तो दैट्स द थिंग कि लोकसभा उतना कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ से सीधे सीधे हो जाएगा आपका ये, राइट, पहला ओनली ए। ठीक है, फिर 54 विथ रेफरेंस टू द डीलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑर्डर ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो हाँ हो सकता है, क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन है वो अलग से बनाती है और उसका कोर्ट में क्यों रूलिंग होगी, कोर्ट तो उसमें आप नहीं कर सकते क्योंकि वो तो फाइनल होता है डीलिमिटेशन कमीशन का जो भी होता है। व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट असेंबली दे कैन नॉट अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशंस इन द ऑर्डर। तो हाँ ये भी ठीक है आई थिंक, राइट, क्योंकि अगर उनके सामने रखा जा रहा, अगर वो उनको मॉडिफाई करने की पावर दे दी जाएगी फिर तो फिर डीलिमिटेशन अकॉर्डिंग खुद से कर देंगे ना, कि जैसे ही लोकसभा चाहती है या फिर जैसे ही स्टेट असेंबली और जो पार्टी उस टाइम रूलिंग में होगी वो चाहेगी कि उनके अकॉर्डिंगली फेवरेबल हो, तो ऐसे तो फिर वो जो स्टेट असेंबली या लोकसभा होगी वो तो चेंज कर देंगे इसे, राइट। तो इसमें भी मोस्टली नाइदर 1 नाइदर 2 होना चाहिए, नहीं सॉरी नाइदर 1 नाइदर 2 नहीं, बोथ 1 and 2 होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगी, राइट। हाँ फिर आ जाते हैं 55 होटल रेस्टोरेंट मोटर ट्रांसपोर्ट न्यूज़पेपर इंस्टॉल प्राइवेट विच ऑफ द एम्प्लॉय अबव कैन हैव द सोशल सिक्योरिटी कवरेज इन द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, राइट। तब देखो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और यहाँ पे होटल एंड रेस्टोरेंट, तो ये भी प्राइवेट होते हैं, हो सकते हैं, राइट, तो ये भी हो गए प्राइवेट, तो ये भी प्राइवेट ही है। मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग तो ये भी प्राइवेट में भी हो सकती है, राइट। तो ऐसी तो ये चारों ही चीज़ें, किसी का भी वर्कर होता है, किसी का भी हो, राइट, तो मोस्टली इन चारों के ही हो सकते हैं। तो और दिखा है सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा है और एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, तो एम्प्लॉय है तो लाइक कोई भी कर सकता है, तो इसके लिए तो फिर 1 2 3 4 होना चाहिए डी में, राइट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पहला आ जाता है द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस यूनियन फाइनेंस कमीशन, तो हाँ ठीक है, पब्लिक रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, रिपोर्ट ऑफ द कैग भी अपना है, रिपोर्ट ऑफ द नेशनल शेड्यूल कास्ट। तो 1 3 4 अपने को 3 तो इसमें पता है क्यों श्योर शॉर्ट होता है, रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी तो ऑलरेडी क्या नाम है पार्लियामेंट के अंदर ही होती है ना, वो तो कैग की रिपोर्ट को करती है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए प्रेसिडेंट क्यों करेगा, राइट। तो मोस्टली पब्लिक अकाउंट कमेटी तो आई डोंट थिंक नहीं होती है, तो इसमें भी आपका डायरेक्टली, ये तो डायरेक्टली आपका लक्ष्मीकांत से अगर आपने पढ़ा है
तो वहाँ से आपके हो जाएंगे 1, 3, 4। और बाकी देखो जो पॉलिटी के स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तो पॉलिटी में मतलब मोस्टली 10 to 12 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट बुक से आते हैं, राइट। जो अगर आपने लक्ष्मीकांत की बेसिक बुक की है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के गए हो तो वहाँ से आप डायरेक्टली कर लोगे, ठीक है। तो उसके लिए उतना फिर, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सट्रीम वाला सिचुएशन होता है ना, जैसे अभी पहला वाला क्वेश्चन था कि उसमें दोनों क्वेश्चंस में जो थे कैन नॉट या फिर निगेटिव सेंस में दिए थे, तो उसमें क्या है कि वो दोनों करेक्ट भी हो सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर एट डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल में नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी नहीं होता, राइट। तो ये तो आपका सीधे सीधे बेसिक नॉलेज से हो जाएगा, वन ओनली। फिर हाउ डू डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। फिर DRDA एक्ट एज अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन स्पेसिफाइड बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। DRDA undertakes area scientific study of causes of poverty and malnutrition, prepare detailed remedial. फिर DRDA secure intersectoral interdepartment coordination cooperation effective एंटी प्रोग्राम। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्टरल इंटरडिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन तो ये तो कर सकती है। DRDA वॉच ओवर इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड इंटेंडेड फॉर द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, तो ये भी सही है। और पहली और दूसरी स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइंटिफिक स्टडी। अब DRDA क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है। अब साइंटिफिक स्टडी में तो अब आपको इसमें लिखा है पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन के लिए। तो साइंटिफिक स्टडी की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन की अगर आपको साइंटिफिक, उसके लिए तो रिसर्चर्स आपको चाहिए होंगे ना। उसके लिए तो एक प्रॉपर रिसर्चर होगा जो पूरी रिसर्च करेगा कि कितने यहाँ पे सबका सैंपल लेगा, फिर उसमें देखेगा कि क्या क्या मेजॉरिटी न्यूट्रिशन है जिनकी कमी है, राइट, उस एरिया में। तो उसकी रिसर्च तो DRDA तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी लिखा हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो वैसे हो जाएगा। और लिखा है DRDA एक्ट एज अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो एक्ट एज अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो PRI तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट, और उसको तो बनाया गया है, तो वो पंचायती राज की तरह क्यों कर लेगा। फिर तो DRDA भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने लगेगी, राइट, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह एक्ट क्यों करोगे आप, क्योंकि वो तो सर्टेन बनाई ही गई और वो कंपलसरी है, PRI होना चाहिए। तो DRDA को क्यों एक्ट करेगा। तो मोस्टली इसमें हो जाएगा 3 और 4, ओके, क्योंकि ये दोनों ठीक लग रही है। DRDA के हिसाब से इंटर डिपार्टमेंटल की बात कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, और वॉचर इंश्योर तो ये भी कर सकते हैं काम की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन फंड्स का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट साइंटिफिक स्टडी यहाँ पे नहीं हो सकती। और दूसरा एक्ट एज अ पंचायती राज, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्यों होगा, क्योंकि वो तो मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो तो कंपलसरी है, वो तो खुद होगी और वो खुद अपना काम करेगी। उसका काम DRDA को क्यों दिया जाएगा। फिर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रिजर्व रिच कल्चर कंपोजिट, ठीक है। प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी है। डिस्क्राइब वेल एक्सीलेंस ऑल इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविटी, ये भी है। टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, इसको देख के लग रहा है ये फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन की नहीं, ये स्टेट की ड्यूटी है। और स्टेट की ड्यूटीज़ क्या है कि उनको क्या क्या करना है, वो तो DPSP में आती हैं, राइट, क्योंकि प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, ये तो फिर फंडामेंटल ड्यूटी कैसे होगी, ये तो स्टेट का काम है ना कि प्रोटेक्ट करना वीकर सेक्शन जो है सोशल इनजस्टिस से उसे। तो 1, 3, 4 आ जाएगा इसमें, जो कि दूसरा वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है इंसान के। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल का एक्टिविटी, ये भी हो सकता है। प्रेजर्व रिच कल्चर, ये भी एक इंडिविजुअल का काम है। बट सेकंड वाला जो काम है, प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ये मोस्टली किसका काम है, स्टेट का, तो ये DPSP में आ जाएगा। फिर व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस कैन बी रिमूव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। तो चीफ जस्टिस कहाँ रिमूव करता है, उसको तो प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। फिर जजेस ऑफ द सैलरीज ऑफ जजेस और चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच लेजिस्लेचर डू नॉट हैव एनी वोट, तो हाँ ठीक है, वोटिंग नहीं होती क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर है वो, राइट, चार्ज दिया हुआ है तो वैसे भी वोटिंग नहीं होगी। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा इसमें। फिर क्या लिखा, ऑल द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जितनी अपॉइंटमेंट होती है वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, गवर्नमेंट क्यों करेगी, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है ना। जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। एग्जीक्यूटिव क्यों जुडिशरी में उनके जो लोग हैं उनको अपॉइंट करेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर इंटरफेरेंस हो जाएगी, लाइक सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहेगी। और दूसरी चीज़, अगर एग्जीक्यूटिव
फिर यहाँ तो फेवर करने लगेगी, उन्हीं लोग को अपॉइंट करेगी जो जुडिशरी में उनको फेवर करे, राइट। तो ऐसे तो फिर ये गलत हो जाएगा, तो तीसरी चौथी भी नहीं होगी इसमें, तो पहली और तीसरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, सम ओपिन दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम एज अ फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन दिस कंट्री, वॉट आर द थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम। कह रहा है कि थोरियम पे हमें डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज अ फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। थोरियम इज़ फार मोर अबंडेंट इन नेचर दैन यूरेनियम, तो हाँ हो सकता है यूरेनियम की वैसे भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो यूरेनियम जिसकी सप्लाई कम होती है उसी की डिमांड ज़्यादा होती है, राइट। और जो चीज़ ज़्यादा है तो उस पर अभी उतना मोर अबंडेंट होगा ही, वैसे यूरेनियम से तो ज़्यादा ही होगा, तो पहला तो सही है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम, यूरेनियम तो हाँ हो सकता है कि ज़्यादा एनर्जी जनरेट करे। और थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू द यूरेनियम, लेस हार्मफुल वेस्ट, तो हाँ फ्यूचर टेक्नोलॉजी अगर बोल रहे हैं कि फ्यूचर फ्यूल की तरह हमें यूज़ करना है तो मे बी ये थोड़ी बेटर टेक्नोलॉजी होगी थोरियम, इसीलिए उसको यूरेनियम की जगह ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है कि आपको वो करना है, राइट। अगर ज़्यादा वेस्टेज होता, ज़्यादा चीज़ें अगर होती, इन्वायरमेंट को और ज़्यादा हार्म करता, तो थोरियम को क्यों लाते, तब तो यूरेनियम से ही कर रहे होते ना। तो 1 2 3 इसमें तीनों होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पे आ जाते हैं। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज slowly raising the temperature of the atmosphere because it absorbs the water vapor of the air and retain its heat, ultraviolet part of the radiation, all the solar radiation, the infrared part of the solar radiation. तो increasing amount of carbon dioxide in the slowly raising the temperature, तो CO2 जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही है, राइट, एटमॉस्फेयर का, बिकॉज वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो CO2 क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर वेपर एंड रिटेन, वो तो वाटर वेपर क्यों एब्जॉर्ब करेगी, राइट, CO2 एटमॉस्फेयर से। फिर दूसरा, अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट को भी नहीं करेगी, अगर एब्जॉर्ब कर लेती अल्ट्रावायलेट को फिर तो ओजोन की दिक्कत ही नहीं होती, राइट, क्योंकि अल्ट्रावायलेट है तो मतलब दैट्स द थिंग कि वो हमारी हाल, इसीलिए ओजोन आती है, तो ओजोन मोस्टली अल्ट्रावायलेट की तरफ हमें वो करती है, बचाती है, अल्ट्रावायलेट तो नहीं होगा। ऑल द सोलर रेडिएशन, ये तो थोड़ा वो हो जाएगा, द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। अब ये देखो, ये दोनों ऑप्शन देखो सिमिलर से हैं, C और D, ऑल द सोलर रेडिएशन और इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन दोनों में है, और ऑल द सोलर ये तो और थोड़ा एक्सट्रीम हो जा रही है कि सारी ही सोलर रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करती हो। अब लेकिन इंफ्रारेड, तो अगर इंफ्रारेड को करती होगी सोलर रेडिएशन को, तो ये हो सकता है। और बाकी देखो जैसे अर्थ है, तो अर्थ पे जब सनलाइट आती है फिर अर्थ गर्म होगी, अर्थ फिर अपने हिसाब से यहाँ से इंफ्रारेड भेजेगी, और वो मोस्टली क्या है कि अब इस लेयर को फिर वो ट्रांसेंड नहीं कर पाती, राइट, तो वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है, तो यहाँ पे फिर उसको CO2 ऑब्जर्व करती है, इसकी वजह से वो गर्म हो जाती है, राइट। तो ये थोड़ा एक बेसिक थोड़ा हो सकता है, जो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है वो बता रहे हैं मोस्टली इसमें। तो आंसर इसमें D होना चाहिए, बाकी C और D में लग रहा है तो C में और D में, जब मैंने बताया A और D में अगर आप कन्फ्यूज़न हो, कोई भी करेक्ट लग रहा है तो उन्हीं दोनों में से मार्क करना है, तो इसमें D हो जाएगा आपका। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स वॉज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो ये तो देखो नॉर्मली है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये है तीनों। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन तो स्टेम था नहीं इतनी अमाउंट में, तो ऑक्सीजन तो नहीं होगा, सिंपल सा। दूसरी चीज़, कार्बन तो था, कार्बन अभी भी है, नाइट्रोजन तब भी है, अभी भी बहुत ज़्यादा अबेंडेंस में है, हाइड्रोजन तो होगा ही, राइट। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, B ऑप्शन इसमें आ जाएगा आपका सीधे। फिर व्हाट आर द रीज़न फॉर द पीपल रेजिस्टेंट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द बीटी ब्रिंजल क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम द सॉइल फंगस इनटू द जीनोम। तो किसी एक जीन को मिला के बनाया गया, ये तो उसका वो है, यहाँ पे किस चीज़ के पूछ रहे हैं, पीपल का रेजिस्टेंस का रीज़न क्या है, रीज़न फॉर द पीपल रेजिस्टेंस। अब ये तो बता रहे हैं कि वो बनाया कैसे गया है, तो ये तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ रीज़न पूछा, व्हाट आर रीजन्स। द सीड ऑफ द बीटी ब्रिंजल आर टर्मिनेटर सीड्स एंड देयरफॉर फार्मर हैव टू बाय द सीड्स बिफोर एवरी सीजन फ्रॉम द सीड कंपनीज। तो ये हो सकता है कि टर्मिनेटर सीड्स होते हैं तो मे बी उनको खरीदना पड़ेगा, बाकी देखते हैं आगे के ऑप्शंस भी। देयर इज़ एन एप्रीहेंशन डेट द कंजम्पशन ऑफ बीटी ब्रिंजल मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो ये हो सकता है कि हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट है,
उसको खाने की वजह से इसलिए लोग वो कर रहे होंगे, इसलिए नहीं लाना है, इसलिए रेजिस्टेंस दे रहे हो। देर इज सम कंसर्न दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी। तो हाँ, ये हो सकता है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के कि बायोडाइवर्सिटी को है इस वजह से क्या नाम है उसको नुकसान पहुंचेगा, तो इस वजह से ला नहीं रहे, क्योंकि बाकी की जो स्पीसीज़ हैं उनको भी निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, राइट। तो ये दोनों तो हो सकते हैं। सेकंड में डाउट है, तो इसमें क्या होगा फिर? इसमें पहला वाला तो अपने को पता है कि नहीं है शॉर्ट, राइट। तो उसमें ऐसे केस में देखो, अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ रहा है, अगर ऐसे ऑप्शन है, तो वहाँ से तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कि लाइक अगर देखो 3 4 आपको पता है इस करेक्ट है, तो 3 4 इसमें आएगा, 3 4 इसमें आएगा, 2 तो है नहीं, राइट। तो सिंपली कैंसिल हो जाएगा। और 1 3 4 का ऑप्शन नहीं है, तो सीधे सीधे यहाँ पे आपका 3 4 आंसर हो जाएगा डायरेक्टली ऐसे, राइट। अगर वैसा क्वेश्चन आ जाता ओनली पेयर वाला, तो यहाँ पे फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि आपको 50-50 में चूज़ करना पड़ेगा कि राइट ओनली 3 पेयर होगा या फिर ऑल पेयर या फिर ऑल द अबव, राइट। तो इन दोनों में फिर आपको वहाँ पे 50-50 में रिस्क लेना पड़ेगा कि आप इसको इंक्लूड करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। बाय द सी बिफोर एवरी सीजन फ्रॉम द सीड कंपनीज़। अब यहाँ सीड कंपनीज़ लिखा है, तो क्या पता वो सीड कंपनीज़ की जगह किसी और से ले सकते हैं। बाकी टर्मिनेटर सीड्स एक लिखा हुआ है, टर्मिनेटर सीड्स क्या पता वो टर्मिनेटर सीड्स ना हो, राइट। सो देयर कैन बी सीजन। बाकी देखो, अदर देन द रेजिस्टेंस टू द पेस्ट, what are the prospects for which genetically engineered plant are created to enable withstand the drought, to increase the nutrition value, to enable them to grow, to photosynthesis and spaceships and space stations। तीसरी तो देखो सीधे सीधे गलत लग रही है, राइट, कि स्पेस स्टेशन स्पेसशिप्स में उगाने के लिए उनको जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जा रहा है। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है बनाई हुई स्टेटमेंट, लाइक तीसरी तो सीधे सीधे आप काट सकते हो। और यहाँ पूछा अदर देन रेजिस्टेंस टू द पेट्स, और देखो ये क्वेश्चन 2011 में भी आया हुआ था, सेम टाइप का ही क्वेश्चन जेनेटिकली इंजीनियर्ड का पूछा था उन्होंने। टू इंक्रीज़ द शेल लाइफ, तो शेल लाइफ भी हो सकता है कि इंक्रीज़ करने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं। फोर्टिफिकेशन होती है आयरन की, राइट, राइस में कर रहे हैं आयरन फोर्टिफिकेशन। टू इनेबल देम टू विथस्टैंड ड्रॉट, तो ड्रॉट के लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें 1 2 4 होना चाहिए, राइट। और लिखा है कि वॉट आर द प्रॉस्पेक्ट फॉर विच प्लांट हैव बीन क्रिएटेड। अच्छा, हैव बीन क्रिएटेड यहाँ लिखा है, तो वैसे हो तो 3 हो सकती है इसमें, राइट। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं 1 2 4 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द दादाभाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज एक्सपोर्ट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाई ब्रिटिश इंडिया, इंटरप्रेट द एंशिएंट टैक्स एंड रिस्टोर्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन इंडिया। गलत, क्योंकि दादाभाई नौरोजी क्या थे, इन्होंने बुक लिखी थी आई थिंक अन ब्रिटिश इंडिया नहीं, द ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ करके ऐसे बताया था इन्होंने, लाइक इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी दी थी इन्होंने। तो उस चीज़ के लिए अब क्या है कि ये थोड़ा मोस्टली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इन्होंने बताया था कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इनका जहाँ भी आएगा तो सिर्फ इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसी को करेक्ट करना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का ऐसा कुछ नहीं बताया है। नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ द ऑल द सोशल इवल्स बिफोर एनीथिंग एल्स, तो ये भी गलत है कि ऑल द सोशल इवल्स। ये कैसे कर सकते हो कि ऑल द सोशल इवल्स के लिए स्ट्रेस कर रहे हैं, वो भी इरेडिकेशन के लिए बात कर रहे हैं पूरी, राइट। तो इरेडिकेट तो ऐसे नहीं कर सकते पूरा। तो ये दोनों तो सीधे सीधे बस इकोनॉमिक वाला ही कॉन्सेप्ट है जो दादाभाई नौरोजी के साथ जुड़ता है, राइट। तो दादाभाई नौरोजी के लिए ओनली 1। फिर ध्रुपद की बात की जा रही है, मेजर ट्रेडिशन दैट हैव बीन केप्ट फॉर अ लाइफ और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ध्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन राजपूत किंगडम्स एंड द मुगल पीरियड। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ओरिजिनेट की बात कर रहा है, तो ओरिजिन क्या पता पहले भी हो सकता है, सल्तनत पीरियड में हो सकता है, या फिर क्या पता एंशिएंट पीरियड से ध्रुपद आ रहा हो। तो ओरिजिनेट वाले ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, ओरिजिन इसका यहाँ है, राइट। ऐसे कुछ जो स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, ओरिजिन हो गया, या फिर उसका समटाइम्स होता है ना कि ये लाइक स्पीसीज़ के क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो स्पीसीज़ है ये नेटिव कहाँ की है, तो नेटिव में भी ऐसे गलत होते हैं। तो एक सर्टेन वर्ड्स हैं जो मतलब मोस्टली चांसेस होते हैं कि ओरिजिन में गलत देते हैं फैक्ट। ध्रुपद इज प्राइमरी या डिवोशनल स्पिरिचुअल म्यूजिक, तो हाँ हो सकता है, एक जनरल स्टेटमेंट है। ध्रुपद अलाप यूजेस संस्कृत सिलेबस फ्रॉम मंत्राज, तो हाँ हो सकता है कि संस्कृत सिलेबस कुछ यूज़ करते हो, 1-2 ध्रुपद नाम है तो मोस्टली ऐसा हो भी सकता है। सेलेक्ट कोड, तो पहला तो गलत हो जाएगा इसमें, तो इसमें ओनली 2 पेयर वैसे कर सकते हो, बाकी यहाँ तो 2 और 3 हो जाएगा आपका। फिर कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के डांसेस में क्या डिफरेंस है। डांसर ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स इज फाउंड इन द कुचिपुड़ी डांस बट नॉट इन द भरतनाट्यम, तो ये हो सकता है क्योंकि भरतनाट्यम में उतना कुछ बोलते नहीं है और कुचिपुड़ी का तो अपने को पता नहीं, तो वहाँ पे क्या पता कि ओकेजनली लिखा है यहाँ पे एक वर्ड,
कि ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग, तो हाँ हो सकता है कुचिपुड़ी में एक दो डायलॉग्स वगैरह भी बोलते हो, बट भरतनाट्यम में तो उतना देखा है, लाइक थोड़ा बहुत जो सीन्स देखे हैं तो उसमें तो ऐसा कहीं नहीं होता कि कुछ डायलॉग। डांसिंग ऑन द ब्रास प्लेट बाई कीपिंग ऑन द फीट ऑन द एज इज अ फीचर ऑफ भरतनाट्यम, बट कुचिपुड़ी डांस डज नॉट हैव अ सच फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स। तो ये तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्वैप की गई है, क्योंकि भरतनाट्यम में तो ऐसा कितनी भी मूवीज़ में अगर कोई सीन देखा है या फिर कहीं भी अगर आपने भरतनाट्यम थोड़ा बहुत भी देखा है तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वो प्लेट वाला तो आई थिंक उसमें नहीं होता है भरतनाट्यम में, तो क्योंकि वो फिट पे ऐसे डांस करते रहते हैं ऐसे पैर इधर उधर करके लाइक एक्सप्रेशंस के साथ, तो प्लेट वाला तो सिस्टम उसमें नहीं होता है। तो आई थिंक मे बी इसमें इन्होंने स्वैप किया होगा ऐसी चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पे डाउट लग रहा है। और पहली वाली तो ठीक लग रही थी बट नॉट इन भरतनाट्यम, तो हो सकता है तो इसमें तो ओनली वन होना चाहिए, राइट। बाकी यहाँ पे जब भी ऐसी कोई दो चीज़ें हों तो उसमें आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, जो भी स्टेटमेंट ऐसी लगे तो वहाँ पे तुरंत आपको ये देखना कि स्वैपिंग की गई है कि नहीं, ठीक है। तो स्वैपिंग के मोस्टली चांसेस होते हैं, तो स्वैपिंग की गई है यहाँ पे, ठीक है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं 69 पे, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द सूफी मिस्टीज वर नो टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग, मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ। तो हो सकता है कि भाई मेडिटेशन करते हो, सर्वल एस्थेटिक एक्सरसाइज इन लोनली प्लेस, ये भी जनरल स्टेटमेंट है, कोई ऐसी सर्टेन उसकी बताई नहीं गई है कि कोई सर्टेन एक्सरसाइज, तो कोई भी अगर एक भी सूफी ने की होगी तो वो हो जाएगा। रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स तो करते थे, स्टेट ऑफ एक्सटेसी, हाँ ये दोनों तो ठीक थी, तो ऑल ऑफ द अबव तीनों जनरल स्टेटमेंट है। फिर रॉलेट एक्ट, ये तो चलो बेसिक सा है, एम्ड एट इकोनॉमिक इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल समराइज, ये तो चलो हो जाएगा आपका डायरेक्ट ही, ठीक है। फिर 71 वाले में, द लाहौर सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस 1929 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री बिकॉज द लाहौर कांग्रेस बेस्ड पास द कंप्लीट डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस बात तो वैसे चल रही थी इनकी। द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट वर रिजॉल्व इन दिस सेशन, तो ये तो नहीं होगा, ये तो और पहले हो चुका था, राइट, क्योंकि होम रूल गांधी जी के आने के पहले उन्होंने कर लिया था, होम रूल वगैरह ये सारी चीज़ें। स्प्लिट हुआ था 1908 में, राइट, नहीं 1907 में हुआ था सूरत स्प्लिट, राइट। तो उसके बाद फिर उन्होंने आई थिंक 1914 या 15 में उनका समझौता हो गया था, आपस में बातचीत हो गई थी, रिल्यूशन वाज पास्ड डिसाइडिंग द टू नेशन थ्योरी इन दैट सेशन। तो ये भी नहीं होगा टू नेशन थ्योरी की उस टाइम पे, क्योंकि टू नेशन थ्योरी उस टाइम पे उतनी पॉपुलर नहीं थी, वो बाद में उतनी ज़्यादा प्रचलन में आई है। उस टाइम पे सिर्फ बातें चल रही थी कि ये चीज़ें हो सकती हैं, बट आई थिंक उतना अभी हुआ नहीं था। तो पहले ही स्टेटमेंट ही इसमें करेक्ट हो जाएगी, रेजोल्यूशन डिमांडिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्योंकि बाकी दो चीज़ें नहीं होंगी। फिर देखो तो वन ओनली, लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम्स शोन इन द हैंड गेस्चर द भूमि स्पर्श मुद्रा। अब क्या लिखा है, भूमा कॉलिंग बुद्धा's कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। Buddha calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Mara. Buddha remembered to his followers that they arise from the earth and finally dissolve into the earth and thus in the life. Both are statement in this are correct. अब देखो ये तो होगी नहीं बोथ वाली, ये हटा दो। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स आप पढ़ो, ठीक है। इन दो स्टेटमेंट्स को आप देखोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो कितनी सिमिलर हैं, राइट। दोनों में बोल रहा है बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ, बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ to watch over Mara, to witness his purity and chastity despite the temptation of the Mara, और यहाँ कह रहा है वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। अब ये देखो बुद्धा जो थे उनको तो खुद बोधि मिल गई थी ना, और बुद्धा कहते क्या हैं, बुद्धा क्या कहते हैं, बुद्धा कहते हैं कि आपकी जो सौरव है, सौरव का कारण क्या है, डिज़ायर्स आपकी, और अगर आप डिज़ायर्स को अपनी काबू कर लोगे तो आप अपने सौरों को काबू कर लोगे, राइट। और बुद्धा ने बोधि उनको मिल गई थी, दैट द थिंग। उनकी जो क्या नाम है ये सारी थी ना, ये डिस्टर्बेंस वगैरह वो सारी चीज़ें तो वो खुद कंट्रोल कर लेते ना, तो वो अर्थ को क्यों बुलाते कि बुद्धा's कॉलिंग ऑफ अर्थ टू वॉच ओवर मारा, तो अर्थ को क्यों बुलाएंगे कि वो आके उसको जो मारा जो उनकी वो है उसको क्या नाम है, उनकी जो मेडिटेशन को डिस्टर्ब कर रही है तो उसको वो आकर के बचाएं, राइट। तो ये तो लग रहा है कि थोड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट, और यहाँ पे वो बुद्धा क्या कह रहे हैं, बुद्धा अर्थ को बुला रहे हैं टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चास्टी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा, कि मारा के इतनी टेम्पटेशन के बाद भी जो बुद्धा का जो माइंड का जो वो है कि एक नॉर्मलनेस काल्मनेस जो जिस स्टेट में है वो रहे, जिस प्योरिटी स्टेज में, कि उसको वो विटनेस करे कि इतनी टेम्पटेशन के बाद भी मारा के वो एकदम शांति से बैठे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है पहली वाली वो थोड़ी डाउट में लग रही है, और दूसरी वाली स्टेटमेंट ज़्यादा ठीक लग रही है, राइट।
क्योंकि पहली वाली में ये दिखा रहा है कि बुद्धा के पास उतनी पावर नहीं है, बुद्धा के पास कितनी पावर नहीं है कि वो खुद प्रिवेंट कर सके मारा को। अगर उन्होंने मारा को प्रिवेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब उनकी डिज़ायर अभी भी उनके ऊपर हावी है ना। तो फिर डिज़ायर हावी तो उनको बोधी कैसे हो गई फिर, राइट। तो अगर उनको बोधी मिली हुई है, वो बुद्धा हैं, तो दैट द थिंग कि उनके पास ये चीज़ होगी कि वो खुद से प्रिवेंट कर सके। तो दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही कि उनके पास ऑलरेडी ये है, तो विटनेस इज प्योरिटी एंड कास्ट डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। तो दूसरी वाली स्टेटमेंट इसमें मोस्टली करेक्ट होगी। फिर द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड्स ऑफ प्राइमरी ऑफ भक्ति, भक्ति होगा नहीं। इमेज वर्शिप बाद में आई है, बुद्धा के टाइम के बाद से आई है। यज्ञ वगैरह अर्ली वैदिक में होते थे थोड़े बहुत, लेकिन इमेज वर्शिप नहीं होती थी। वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, तो हाँ नेचर होते थे, इंद्र वगैरह गॉड थे, राइट, अग्नि थी, ये सारी चीज़ें थी। नेचर एंड भक्ति तो ये भी नहीं होगा, राइट। तो मोस्टली इसमें आ गया वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रह्मो समाज? इट अपोज्ड आइडोलेट्री, तो हाँ हो सकता है ब्रह्मो समाज था। ब्रह्मो समाज किसने? राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था, राइट। तो उनके यहाँ पे आइडोलेट्री के लिए होता था। इट डिनाइड द नीड फॉर द प्रीस्टली क्लास इंटरप्रेटिंग रिलीजियस टेक्स्ट, हाँ ठीक है इन्होंने बोला था। इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन डेट वेदास आर इनफॉलिएबल, वेदास आर इनफॉलिएबल ये तो नहीं होगा। ये तो वेदास इनफॉलिएबल किसने कहा था? ये तो आर्य समाज का था ना, कि वो बोलते थे कि वेद वगैरह इनफॉलिएबल है, वेद सबसे सुप्रीम है। और ब्रह्मो समाज क्या काम करता था? ब्रह्मो समाज थोड़ा रिफॉर्मिंग टाइप का था, राइट। ये सती प्रथा के अगेंस्ट में थे, वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट में थे कि वर्ण नहीं होने चाहिए चीज़ें। तो ये थोड़े आप देखोगे तो मतलब लिबरल सेंस में थे, रैशनलिस्ट थे, राइट। तो ऐसे थे। और ये कह रहे हैं कि वेदास, तो ये वेदास वाला सिस्टम तो मोस्टली आर्य समाज करता था, ना कि ब्रह्मो समाज, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सिंपली 1 और 2, तीसरा इसमें आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 2 पेयर हो जाएगा इसमें, 1 and 2 ऐसे। फिर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, दिस वुड इम्प्लाई अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद आरबीआई, हाँ सारे रखते हैं। आरबीआई लेंड करती है फंड कमर्शियल बैंक इन द टाइम्स ऑफ नीड, तो हाँ ये भी करती है। एडवाइस करती है कमर्शियल बैंक ऑन द मॉनेटरी अफेयर, तो हाँ एडवाइस भी करती है मॉनेटरी अफेयर को, तो 1 2 3 तीनों। फिर अंडर विच सर्कमस्टेंसेस एनी कैपिटल गेन कि मे कैपिटल गेन अराइज, तो कैपिटल गेन कब अराइज होगा? तो कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन वो होता है जो कैपिटल गुड्स की सेल से हो, या फिर ऐसा गेन जो कि थोड़ा असेट्स को सेल करके होता है, राइट, नॉर्मल चीज़ों को नहीं होता, ऐसे होते हैं कैपिटल गेन्स। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, जब सेल्स की प्रोडक्ट इंक्रीज हो तो उससे कैपिटल गेन क्यों होगा? वो तो फिर आपका रेवेन्यू गेन होगा ना, जो नॉर्मल गेन्स होते हैं। वो तो आपकी सेल्स बढ़ रही है तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। व्हेन देयर इज़ अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड, तो हाँ आपकी एक प्रॉपर्टी, एक एसेट थी, उसको आपने पहले वो 1 लाख की थी, अब वो बढ़ के 3 लाख की हो गई है, तो ये क्या है? ये तो आपका कैपिटल गेन हो रहा है ना, कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है वो तो कैपिटल है आपकी, राइट। तो ये हो जाएगा। व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज़ अ ग्रोथ इन द वैल्यू ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलरिटी, तो हाँ ये भी क्या है? आपने एक पेंटिंग ली थी, पेंटिंग भी क्या आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर गई बहुत ज़्यादा, तो वो भी क्या आपकी कैपिटल में आएगी, कैपिटल गेन हो जाएगा आपको। ये आपकी डे टू डे बिजनेस ये, लेकिन ये क्या इंक्रीज इन सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, तो ये तो सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ये तो उसका डेली का काम है ना, प्रोडक्ट को सेल करना, राइट। तो वो तो नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक, ये देखो अब सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या कर रही है? परचेज कर रही है। सेंट्रल बैंक परचेज कर रही है तो मतलब ये पैसा पे करेगी, ठीक है। किससे परचेज कर रही है? फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक सेल करेगी, मतलब सीबीआई अगर सेंट्रल बैंक परचेज कर रही है, पब्लिक सेल करेगी, तो इसके पास क्या आएगा? इसके पास पेमेंट रिसीव होगी। पेमेंट रिसीव होगी तो मतलब इनके पास पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। पब्लिक के पास पैसा आएगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो ये सही है। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, अगर पब्लिक कमर्शियल बैंक में पैसा अगर डाल रही है, ठीक है, डिपॉजिट कर रही है, अब डिपॉजिट कर रही है तो फिर कमर्शियल बैंक क्या होगा? कमर्शियल बैंक के पास उसके पास पैसा आ जाएगा, तो वो क्या करेगी? वो लोन देगी, और वो और लोन देगी ना, तो और लोन देगी तो और लोग के पास पैसा आ जाएगा, तो मनी सप्लाई और इंक्रीज होगी। वैसे इसमें मनी मल्टीप्लायर का भी कॉन्सेप्ट है। फिर बोरिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, तो अगर सेंट्रल बैंक बोरो करती है तो सेफ गार्ड से सीधा होगा, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक,
तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर रही है पब्लिक को टू बाय द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक अगर सेल कर रही है तो ऊपर वाले में परचेज था, तो अगर ये सेल करेगी तो लोगों के पास से पैसा जाएगा, पब्लिक खरीदेगी, राइट। पब्लिक परचेज करेगी तो पैसा जाएगा आरसीबीआई के पास, वहाँ लोगों के पास से पैसा कम होगा तो मनी सप्लाई से डिक्रीज़ होगी, राइट। चौथा तो नहीं होगा इसमें, राइट। तो चौथा आप इसमें सीधे से काट सकते हो। तो इसमें आपका फिर दूसरा भी इसमें फिर नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि ये मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो सेम ही रहेगा, राइट। इस हिसाब से क्योंकि देखो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई में क्या मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है। अभी इकनॉमी में मान लो 1000 रुपये हैं, ठीक है। आपने इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक उसको लोन दे रहा है, आगे जाके मान लो उसने 1000 रुपये डिपॉजिट 100 रुपये उसने अपने पास रखे आपके लिए, 900 रुपये उसने लोन दे दिया, फिर 100 रुपये रख के फिर 800 रुपये लोन दे दिया, फिर ऐसे करके वो देते जा रहा है लोन, ठीक है, सर्टेन अमाउंट रख के। लेकिन उससे क्या अमाउंट में तो नोट तो सिर्फ 1000 की ही है ना इकनॉमी, बाकी सारे तो वो सिर्फ ऐसे उसमें अकाउंट्स में से नंबर चढ़े हुए हैं, लेकिन टोटल जो पैसा है मनी सप्लाई में वो तो यही है 1000। और अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या है कि मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, बट द थिंग वो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मनी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आ गया। इन्होंने यहाँ पे मनी मल्टीप्लाई को मनी सप्लाई में काउंट नहीं किया है, राइट। तो मनी सप्लाई में फिर अगर ये काउंट नहीं हो रहा है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट आप इसको काट सकते हो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3 ओनली फिर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ये ध्यान रखना कि अगली बार अगर कोई आए ना ऐसा क्वेश्चन मनी सप्लाई का, तो मनी सप्लाई में मनी मल्टीप्लायर को आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर को फिर अलग रखना है और मनी सप्लाई अलग करके करना है। ये आएगा, ये मनी मल्टीप्लायर में आ जाएगा कि मनी मल्टीप्लायर किस में कौन कौन से ऑप्शन हैं, ठीक है। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड एफडीआई इन इंडिया, सब्सिडरीज ऑफ द फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स कंपनी एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय द फॉरेन कंपनीज, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई की बात कर रहा है तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएंगे एफडीआई में, राइट। और दूसरी चीज़ कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय द फॉरेन कंपनीज, तो ये हो सकता है कि कोई भी कंपनी है उसने यहाँ पे मान लो कोई कंपनी खोली, उस पर डायरेक्टली पूरा पैसा जो है बाहर वाली कंपनी लगा रही है, तो बाहर से तो पैसा आ रहा है ना हमारी कंट्री में उस कंपनी के लिए, तो उसके फाइनेंस हो रहा है, भले ओनरशिप उनकी हो, पैसा तो हमारे यहाँ आ रहा है एफडीआई में, तो ये होगा। मेजॉरिटी इक्विटी होल्डिंग इन द इंडियन कंपनी, तो मेजॉरिटी इक्विटी होल्डिंग तो भी इक्विटी होल्ड कर रही है तो वो पैसा तो देगी ना, पैसा देगी तभी तो इक्विटी होल्ड करेगी, तो एफडीआई तो आएगा ही, शेयर भले ले। सब्सिडरीज ऑफ द फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, तो उनकी अगर सब्सिडरीज यहाँ पे ओपन हो रही है तो उसमें भी तो वो पैसा डालेंगी, उसको शेयर ट्रांसफ़र करेंगी, तो उसके लिए भी तो पैसा आएगा तभी तो वो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा तो होगा इसमें। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के चांसेस इसमें कम है, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो एफआईआई में आ जाएगा आपका, राइट, क्योंकि वो डिस्टेबल होता है उतना। और पोर्टफोलियो और बाकी तीनों में देखोगे, इन तीनों में आपकी क्या है, ये तीनों चीज़ें मोस्टली आपकी प्राइमरी मार्केट में भी हो सकती हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो यहाँ पे देखो आपका 1 2 3 हो जाएगा। बाकी देखो यूपीएससी ने कंफ्यूज करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन पे 1 2 3 4 डाल दिया है, लास्ट में 1 2 3 डाला है, राइट। तो यहाँ पे देखो पहले भी कुछ लोगों को पहला ही पढ़ते लगे 1 2 3 4 पहला ही ऑप्शन है, तो हाँ 1 2 3 4 हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से सोचना इन चीज़ों की, ये बेसिक चीज़ें हैं जो यूपीएससी हमेशा पूछती रहती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पूछा हुआ है, लास्ट ईयर भी पूछा था। एफडीआई एफआईआई का लास्ट ईयर 2011 में देखो कंपैरिजन पूछा हुआ था, राइट, एफडीआई वर्सेस एफडीआई, तो यहाँ पे भी पूछ लिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप करके जाना। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट डिसाइडेड बाई वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्यों डिसाइड करेगा भाई, तो वर्ल्ड बैंक का ये काम थोड़ी ना है कि प्राइस डिसाइड करना है करेंसी। डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, तो ये हो सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, तो स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, अगर कोई कंट्री स्टेबल हो या ना स्टेबल हो उससे क्या मतलब है, करेंसी तो अलग चल रही है ना। इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन द क्वेश्चन, तो हाँ इकोनॉमिक पोटेंशियल हो सकता है कि उसकी इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, अगर इकोनॉमिक पोटेंशियल उसकी अच्छी है तो उनकी करेंसी अच्छी बढ़ेगी, ऊपर और जाएगी, राइट, और अगर कम है तो और गिरेगी। तो सिंपल सी बात है, तो पहला और चौथा इसमें होना चाहिए मोस्टली करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे द बेसिक एम ऑफ द लीड बैंक स्कीम, देखो लीड बैंक स्कीम के भी 3-4 साल क्वेश्चन आ चुके हैं। तो लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक मतलब कि कोई एक बैंक होगा जो लीड करेगा, सबसे आगे होगा लीडिंग पोजीशन पे, ठीक है, उस स्कीम में। तो लिखा क्या है, बिग बैंक शुड ट्राई टू ओपन ऑफिस इन ईच डिस्ट्रिक्ट, देयर शुड बी स्टिफ कंपटीशन अमंग द वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक, द इंडिविजुअल बैंक्स विच शुड अडॉप्ट particularly for intensive development, all the banks should make intensive effort to mobilize deposit. Lead bank in scheme, तो all the banks यहाँ लिखा है पहली चीज़, तो should make ये घटा दो। stiff competition among the various, there should be stiff competition among the nationalized bank। अब देखो आप ऑप्शन ए पढ़ो और सी पढ़ो, देखो कितना सिमिलर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिग बैंक्स
बिग बैंक्स जो हैं उनको ट्राई करना है ओपन डिस्ट्रिक्ट इन ईच ओपन ऑफिस इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं इंडिविजुअल बैंक जो हैं शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, कि यहाँ पे भी उसी चीज़ की बात की जा रही है कि ऑफिस ओपन करके उस पर्टिकुलर वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल बैंक की बात की जा रही है, यहाँ पे बिग बैंक्स की बात करी जा रही। तो बिग बैंक्स तो ऐसे ही है, तो फिर वो हो जाएगा ना कि स्मॉल बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते, उनका कोई रोल ही नहीं है डेवलपमेंट में, ये तो थोड़ी एक्सट्रीम हो जाएगी। तो ये तो आपका डायरेक्ट कट जाएगा। और फिर सी में आ जाओगे तो सी में लिखा है कि शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को उनको अडॉप्ट करना है और वहाँ पे इंटेंसिव डेवलपमेंट करनी है। तो हाँ, नॉर्मल सी जनरल स्टेटमेंट है हर एक, और इंडिविजुअल बैंक के हिसाब से तो हर एक बैंक कर सकती है, इसमें ज़रूरी नहीं कोई बैंक हो या स्मॉल हो, वो कर सकती है। तो सी वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। फिर असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स, वॉरफेयर, कल्टिवेशन, टोबैको एंड रेड, विच ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड बाई इंग्लिश। तो मोबाइल कैनन्स तो यार पहले भी बाबर वगैरह के टाइम पे भी हो सकते थे, पोर्चुगीज़ उसके पहले आ गए थे, उनके पास भी आर्टिलरी काफ़ी अच्छी थी, तो दूसरा तो होने के चांसेस कम है। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, तो ये भी हो सकता है। और असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द इक्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, तो इसके लिए यार हमारे पास इतने बड़े बड़े पहले भी किंगडम्स रहे हैं, लाइक विजयनगर रहा है, मौर्यन एम्पायर रहा है, राइट, चोला किंगडम्स रहा है, तो उसमें भी मोस्टली में तो यार देखोगे तो मतलब टैक्सेशन सिस्टम तो हर हमेशा था, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते ही थे पहले भी। तो उसमें क्या होता था कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे तो उनके भी तो मतलब ऐसा प्रॉपर बढ़िया सिस्टम था, मॉरियंस के टाइम के भी यही था कि बढ़िया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हो गया लैंड रेवेन्यू के नेचर ऑफ द सॉइल और क्वालिटी ऑफ द क्रॉप, तो ये पहले भी हो सकता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट भी नहीं होना चाहिए इसमें, राइट। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, ये हो सकता है इसमें, वर द इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंग्लिश। लेकिन इसमें भी देखो ये कल्टीवेशन ऑफ टोबैको तो मोस्टली चांसेस हैं कि पहले आए, क्योंकि पोर्चुगीज़ आए थे, पोर्चुगीज़ तो स्मोक वगैरह करते थे, राइट। तो टोबैको तो मतलब पहले भी आ सकता था। और रेड चिली का भी मे बी है, क्योंकि उन्होंने क्या लेके आए थे, वो लेके आए थे मोस्टली इंडिको वगैरह हो गई, राइट, इसकी। और प्लांटेशन सिस्टम पे वो लेकर के आए थे कि प्लांटेशन पे होगा मोस्टली, राइट, डाई वगैरह, साल्ट पीटर, ये सारी चीज़ें। तो तीसरा भी आई थिंक डाउट में ही, तो इसमें मोस्टली और 3 एक का होगा नहीं, तो इसमें नन ऑप्शंस ऐसे आ जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी 2 तो इसमें गलत है और तीसरे में भी आपको इसमें डाउट है कि सही है, कि जब तक 100% कोई चांसेस नहीं, इसमें आपको काटने का आपके पास एक रीज़न है कि पोर्चुगीज़ इसको ला सकते हैं। तो दैट्स द थिंग, यहाँ पे आपको अगर वैसे आ जाए तो भी ऑनली पेयर वाला भी आ जाए तो भी आप इसमें नन लगा सकते हो, क्योंकि इसको आपको करेक्ट करने का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। With reference to the guilds, Serenis played in a very important role in the countries of the following. Every guild was registered with the central authority and the king was the chief administrative authority of them. अब एक मान लो एम्पायर में अगर 40 से 45 क्या नाम है अगर गिल्ड्स रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और उसको फिर हर गिल्ड का क्या नाम है जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी वो किंग होगा, ये कह रहा है स्टेटमेंट। तो अगर किंग होगा तो वो 40 से 45 सबका थोड़ी ना मैनेज करेगा, उसका तो काम क्या है, उसका काम तो ये कि ऊपर देखना कि काफ़ी कोई दिक्कत था, तो उसके लिए हर एक के लिए तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अलग अथॉरिटी अलग बनाएगा ना, कि वो सबको टेक केयर करे। किंग क्यों करेगा उसके लिए काम। फिर द वेजेस रूल्स ऑफ द वर्क स्टैंडर्ड प्राइसेस आर फिक्स बाय द गिल्ड्स, तो ये हो सकता है। द गिल्ड हैड द जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स, तो ये भी हो सकता है कि गिल्ड से श्रेणी तो उसके ऊपर होगी, अगर किसी ने रूल ब्रेक किया, रूल बना रहा हूँ तो, क्योंकि ये दोनों चीज़ देखो साथ साथ में ही जा रही है कि रूल बना रहे, स्टैंडर्ड प्राइस वगैरह फिक्स कर रहे हैं, तो उनके पास ये भी पावर है कि अगर किसी ने ये रूल ब्रेक किया या फिर ये किया तो उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, उसको गिल्ड से बाहर निकाल सकते हैं, या फिर उस पर बैन लगा सकते हैं कि कोई इसके साथ ट्रेड नहीं करेगा या फिर इसके साथ सामान नहीं लेगा। एसोसिएशन एक तरीके से बोल लो, राइट। 2 और 3 एक साथ जा रही है तो 2 और 3 सही हो जाएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड दैट, तो ये तो आपका सीधा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस में किया गया था, ये इन बी और सी में आ सकते हो। 1909 के तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये तो सीधे सीधे 1909 से एक ही क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं आपके, किस चीज़ के इसके ये माउंट कम्युनल अकॉर्ड जो था मोस्टली मुस्लिम इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट होगा नहीं आपका ये, तो ए और डी कट गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जब ए और डी कट जाए तो इसमें फिर आपको बी और सी बच गया है। अब बी और सी बच गया तो इसमें 1919, 1935 और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आई थिंक इसमें क्योंकि डायर की आ गई थी, राइट, प्रोविंसेस को दे दी गई थी डायर की, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो आई थिंक हो सकता है
कि इस सेंस में कि बी वाला ऑप्शन हो जाए इसमें। बट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ना, हाँ तो पावर होने के चांसेस फिर तो आपके सी में ज़्यादा हैं, क्योंकि सी में देखोगे अगर आप 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गई थी तो एकदम ऑटोनॉमी हो गई थी, तो इसमें तो इनको पूरा पावर देना ही पड़ेगा ना, तभी तो ऑटोनॉमी फंक्शन कर पाएगी। लेकिन 1990 वाली एक्ट में आप देखोगे तब भी जो प्रोविंसेस थे वो फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं थे, वहाँ पर सिर्फ डायरेक्टरी आई थी। वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव जो थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट्स में, राइट। लेकिन तब भी वो उतनी पावर जो थी वो डिवीज़न नहीं की गई थी सेंटर और स्टेट के बीच में। तो 1935 विल बी द आंसर इसमें। फिर डिस्पाइट हैविंग अ लार्ज रिजर्व ऑफ कोल, वाई डज इंडिया इम्पोर्ट मिलियंस ऑफ द टन्स ऑफ द कोल्स? इट इज़ अ पॉलिसी टू सेव ओल फ्यूचर फॉर फ्यूचर, ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर, इम्पोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज फॉर द प्रेजेंट यूज। ये तो बहुत गंदी सी बात हो गई यार भाई, ऐसे कि आपके पास पड़ा है लेकिन आप उसको रख रहे हो कि बाद में कभी फ्यूचर में यूज़ करेंगे। फ्यूचर में कैसे करेंगे भाई? फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तो आप कोल पे बेस्ड है ही नहीं। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तो आप किस पे, आप रिन्यूएबल सोर्स वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हो, राइट। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो कोल रिजर्व्स को फ्यूचर यूज़ करने के लिए मतलब क्या ही मतलब बनता है, तो गलत हो जाएगा। फिर मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन द इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ कोल विद इन द कंट्री। हाँ ठीक है। स्टील कंपनीज नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कुकिंग कोल विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। हाँ ये भी ठीक है, कुकिंग कोल इम्पोर्ट करना पड़ता है, वो हमारे यहाँ मिलता नहीं है तो इसलिए इम्पोर्ट करती होंगी वो। फिर 1, 2 and 3 हो जाएगा इसमें, ओनली 2 पेयर। फिर अ पर्सन स्टैंड अलोन इन अ डेजर्ट एट अ डार्क नाइट वांटेड टू रीच विलेज इज वाज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर ही वाज स्टैंडिंग। ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन बट ही एलोकेटेड द पोल स्टार। The most convenient way to reach to his village is to walk the direction facing the pole star, direction opposite to the pole star, direction keeping the pole star in his left, direction keeping the pole star to his right। तो अब देखो ये दोनों ऑप्शन सेम जैसी है, फेसिंग द और अपोजिट, और ये दोनों एक जैसी, यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे बस राइट लिखा हुआ है। तो आंसर या तो ए और बी में होगा या तो सी और डी में होगा, ठीक है। ये इतना हमें पता लग गया ऑप्शंस पढ़ के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो खड़ा है एक डेजर्ट में, और जहाँ पे वो खड़ा है जिस पॉइंट पे, ठीक है, उससे 5 किलोमीटर ईस्ट है। तो ऐसे हम बना लेते हैं कि इस साइड ईस्ट है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर ईस्ट में वो है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसने पोल स्टार लोकेट कर लिया, ठीक है। तो पोल स्टार है, अब पोल स्टार क्या होगा, नाम से ही पता लग रहा है पोल स्टार। पोल होगा तो मतलब वो नॉर्थ पोल पे होगा या तो साउथ पोल पे होगा, और वो खड़ा है तो अगर उसके ईस्ट में उसका 5 किलोमीटर हम ऐसे मान लेते कि नॉर्थ में वो खड़ा है की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे पोल स्टार होगा। यहाँ पे 5 किलोमीटर ईस्ट में उसका वो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसको किस तरफ जाना होगा, द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू कीपिंग द पोल स्टार टू हिज, तो ये लेफ़्ट की साइड आ जाएगी, ये राइट की साइड आ जाएगी, तो लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। तो आंसर इसका सीधे सीधे सी आ गया, टू कीप द पोल स्टार टू हिज लेफ़्ट। तो लेफ़्ट साइड में ये आंसर आ गया, यहाँ पे इस साइड जाएगा वो 5 किलोमीटर, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर देयर हैज़ बिन अ कंसर्न ओवर द शॉर्ट सप्लाई ऑफ अ ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स बाई चाइना विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस एलिमेंट हैज़ इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर एक्सपोर्ट। तो हाँ हो सकता है कि चाइना है, उसने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हो तो नहीं आ रहा हो, वे भी चांसेस हैं। अदर दैन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिले, दीज आर एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी कंट्री। ये तो गलत हो जाएगा, नॉट फाउंड इन एनी कंट्री। क्या आपने चेक कर लिया है हर जगह जाके? और रेयर अर्थ मेटल्स अगर आप देखोगे तो मोस्टली रेयर अर्थ मेटल्स कोस्टल ट्रैक्ट्स पे मिलते हैं, तो कोस्टल ट्रैक्ट तो हर जगह बहुत सारी कंट्री में है, और लिखा नॉट फाउंड इन एनी कंट्री, एक्सट्रीम हो जाएगी, किसी भी कंट्री में मिल गया। इंडिया में भी पाए जाते हैं थोड़े, तो ऐसे अभी हमने पढ़ा था थोरियम, तो ये तो गलत हो जाएगा। रेयर अर्थ मेटल आर एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड देयर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर दिस एलिमेंट्स। जनरिक स्टेटमेंट है, नॉर्मल सी स्टेटमेंट से कोई काटने का सेंस नहीं बनता इसको, तो पहली और तीसरी इसमें आ जाएगी आपकी डायरेक्ट। फिर कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज विच ऑफ द डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भितरकनिका नहीं है, सुंदरबन है उसकी जगह, मानस टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। भितरकनिका तो वो है उसके लिए ओलिव रिडले टर्टर के लिए, राइट, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई थिंक भितरकनिका। मानस है तो 1, 3, 4 आ जाएगा इसमें। तो नेशनल पार्क जितने हैं उसको आप पढ़ के जाना, टाइगर रिजर्व पढ़ के जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाते हैं 88, द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम सदर्न इंडिया टू द नदर्न इंडिया।
तो सदर्न इंडिया से नदर इंडिया जाता है, मानसून डिक्रीज़ होता है। तो हाँ हो सकता है, क्योंकि साउथ में ज़्यादा बारिश होती है, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, नॉर्थ में उस कंपेरिजन में उतनी बारिश नहीं होती। तो हाँ ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो होती है वो डिक्रीज़ करती है। तो हाँ ठीक है, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे कितने सारे हैं, जो ये क्या ना अरुणाचल, मेघालय, यहाँ पे कितनी सारी बारिश होती है, चेरापूंजी सबसे ज़्यादा बारिश होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और वेस्ट में आप देख लो राजस्थान सूखा पड़ा रहता है। तो क्या है, दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बोथ 1 and 2। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल सवाना। ट्रॉपिकल सवाना, सवाना में क्या छोटी छोटी घास होती हैं, जैसे अफ्रीका का जंगल याद आ जाए तुरंत। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ये गलत हो जाएगा सबसे पहला ही। क्यों? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ये कहाँ पे, ये तो इक्वेटोरियल में होती है ना। इक्वेटोरियल जहाँ पे पानी ज़्यादा बरसता है वहाँ पे वो सारी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। रेनफॉल इन विंटर ओनली, विंटर ओनली ये भी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। एक्सट्रीम शॉर्ट ड्राई सीजन, डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, तो ये हो सकता है चौथा ऑप्शन। एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीज़न, एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीज़न का मतलब कि जो ड्राई सीज़न है वो शॉर्ट होता है। तो इसका मतलब फिर जो वेट सीज़न होगा वो लॉन्ग होता होगा, वेट सीज़न लॉन्ग होगा, तो फिर यही बात आ गई ऊपर कि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर वाली, राइट। तो सीधा तीसरा और पहला ये दोनों तो एक मिलता जुलता स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा। और विंटर ओनली ये भी गलत। डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, तो ये ठीक लग रहा है कि डेफिनेट ड्राई कोई कि कुछ साल के कुछ महीने जो होते हैं ड्राई होते हैं, और कुछ महीने जो होते हैं वो वेट होते हैं। सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से वहाँ पे घास होती है, घास हुई थोड़ी सी बड़ी हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, इतना ड्राई सीजन आ गया कि वो और बड़ी नहीं हो पाई, तो इसलिए उतना नहीं हुआ। तो डेफिनेट ड्राई एंड डेफिनेट वेट, डी वाला आंसर आ गया आपका। Which of the following categories of protected areas in the India are local people not allowed to collect and use the biomass? तो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वेटलैंड और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें देखो एक ही है जिसमें 3 पार्ट आते हैं, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ही होगा इसमें आंसर। क्यों? बायोस्फीयर रिजर्व तो बनाए जाते हैं, उसमें तीनों चीज़ में आपका देखो टूरिज़्म भी होता है, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस भी हो सकती हैं, राइट। 2 एरिया होते हैं। बाकी वेटलैंड के आसपास भी आप देखोगे तो क्या नाम है, लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने। चिल्का वेटलैंड हो गई, लोग क्यों नहीं जाते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी लोग जाते हैं देखने घूमने। नेशनल पार्क ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग घूमने तो जाते हैं, बट उसके जो बीच वाला जो कोर एरिया है ना, उसमें किसी को जाना अलाउ नहीं होता है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में क्या हो जाएगा, नॉट पीपल अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज़ द ऑफ बायोमास। तो बायोमास के लिए भी नेशनल पार्क में ही मोस्टली है, चांसेस की नहीं हो, क्योंकि ये दोनों तो तीनों के थोड़ी ओपन में होते हैं, इनकी बाउंड्रीज उतनी नहीं होती, लेकिन नेशनल पार्क की प्रॉपर बाउंड्री डिमार्केट की जाती है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैट, बी, बर्ड, विच ऑफ द अबव आर पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट तो तीनों हो सकते हैं ना, बैट भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बर्ड भी। अगर तीनों में से एक ने भी कोई दाना उठा के पॉलिनेशन जाके किसी प्लांट पे कर दिया तो हो सकता है तीनों कर देंगे, तो एक चांसेस हैं। 1 2 3। Which of the following groups of animal belong to the category of endangered species? Endangered species में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड एस। एशियाटिक वाइल्ड एस लिखा है, तो हाँ देखो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था किसका, इंडियन वाइल्ड एस का क्वेश्चन आया था ना, कि कोई एक आया जो सैंडियन सलाइन में रहता है, तो वो वाला क्वेश्चन। और ये वाला कि देखो यहाँ से भी उसी से क्वेश्चन बन गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में पाई जाती है, तो इससे क्या होगा, तो ये भी क्या नाम है, थोड़ी इंडेंजर्ड, ये क्वेश्चंस इसके रेगुलर आते रहते हैं। रेड पांडा, हाँ रेड पांडा भी थोड़ा है, तो पहले के तो ऑप्शंस हैं। दूसरे में किसकी बात, चीतल, ब्लू बल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कश्मीरी स्टैग, स्नो लेपर्ड, स्वैम्प डियर यहाँ पे दिया हुआ है, तो मे बी देखो स्वैम्प डियर यहाँ दिया हुआ है। स्वैम्प डियर 2013 में आई थिंक पूछा गया है। लॉयन टेल्ड मैकैक, ये भी आई थिंक 2013 में पूछा गया है। हनुमान लंगूर, चीतल से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया हुआ है। कश्मीरी स्टैग से भी बनाया हुआ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से तो बनाती ही है। तो देख रहे हो जितने टॉपिक्स दिए गए हर एक इसमें स्पीसीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए पर डे के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारी में तो आई थिंक लंगूर है यहाँ पे। लंगूर तो यार वैसे इंडेंजर्ड तो नहीं होते उतने यार जितने, तो आई थिंक ये हटा दो। ये तो इसमें मोस्टली जो सबसे ज़्यादा लग रहा है वो ए ही लग रहा है, क्योंकि इंडियन वाइल्ड एस, एशियाटिक वाइल्ड एस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रेड पांडा, तो 3 तो हो ही गए, एक है, तो उसमें से भी वो आई थिंक होना चाहिए, तो मोस्टली ए होगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 93। इफ़ देयर वाज नो फेनोमेना ऑफ कैपिलैरिटी इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू यूज़ अ केरोसिन लैम्प। एक बार इसको देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि केशे
तत्व की परिघटना नहीं होती है। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा हिंदी पढ़ने में, इसको इसी में रहने देते हैं। इफ़ देयर आर नो प्रोसेस ऑफ कैपिलैरिटी, अब कैपिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका पानी होता है ना कि वाटर एक साइड से दूसरी वो पाइप से बैलेंस होता है जाता है, तो उसको होता है मोस्टली कि पानी अपने आप जो ऊपर खींचा चला जाता है, तो वो होता है कैपिलैरिटी। जैसे होता है ना कि एक टैंक है, टैंक में पाइप डाली, पानी लगा दिया, फिर उसको यहाँ पे लगा दिया, तो पानी यहाँ से यहाँ निकलता रहता है पूरा, तो मोस्टली ऑटोमेटिकली वो कैपिलैरिटी। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू यूज़ अ केरोसिन लैम्प, नो फेनोमेना। हाँ तो हो सकता है केरोसिन लैम्प में एक जैसे अंदर वो लगा होता है, नीचे वो होता है लाइक क्या कहते हैं, पूरा केरोसिन होता है, ऊपर यहाँ पे वो जल रही होती है फ्लेम, तो यहाँ से पूरा ये लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है ना, तो फिर ऊपर जलता है, तो कैपिलैरिटी यूज़ हो गई इसमें। वन वुड नॉट बी एबल टू यूज़ अ स्ट्रॉ टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक का क्यों नहीं होगा इसमें, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक में डायरेक्ट ऐसा थोड़ी ना कि स्ट्रॉ आपने डाला फिर नीचे पूरा ये लिक्विड जो है पूरा डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, ये ऐसा नहीं होता। कुछ से उसमें तो आप एक फोर्स लगाते हो ना एक्सटर्नल, कि जहाँ पे आप उसको क्या नाम है यहाँ से आप सक करते हो, तो फिर ये जो पूरा यहाँ से मटेरियल है ये ऊपर जाएगा, राइट। तो इसके लिए क्या है, दूसरा तो नहीं होगा। ब्लोटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, ब्लोटिंग पेपर हो सकता है फंक्शन फेल कर। द बिग ट्रीज वी सीन हैव नॉट ग्रोन ऑन द अर्थ, तो बिग ट्रीज ग्रोन नहीं होते क्यों, क्योंकि ये जो पानी है वो पानी यहाँ से पूरा नीचे खींचते हैं ऊपर की तरफ, राइट। पानी जाता है यहाँ से पूरा ऊपर की तरफ और ये जो ट्रीज़ हैं वो यूज़ करते हैं। तो तीसरा भी सही है आई थिंक, तो 1, 3 and 4 विल बी करेक्ट, इसमें स्ट्रॉ वाला नहीं होगा। फिर द मिलेनियल इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज: प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सपोर्टिंग सर्विस? प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, तो इसमें देखो प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग, कल्चरल, तो आई थिंक प्रोविजनिंग हो जाएगी कि ये कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो प्रोविजनिंग सर्विस हो जानी चाहिए इसे, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। फिर कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज़, तो ये तो रेगुलेटिंग होनी चाहिए ऑप्शंस के यहाँ हिसाब से कि ये रेगुलेट कर रही है क्लाइमेट ऑफ उसको। फिर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन, तो आई थिंक ये हो सकती है सी वाली कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कि न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग जो कर रहा है, और क्रॉप तो ये सपोर्टिंग सर्विस है कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए। मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी, ये तो आई थिंक प्रिजर्विंग होनी चाहिए कि मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन प्रिजर्व कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होना चाहिए आई थिंक, राइट, इसमें 94 वाले में। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑरेक्स एंड चीरू? Oryx is adapted to live in the hot and arid areas, where Chiru is adapted to live in the steppe, semi-desert and the cold high mountains. तो चीरू आई थिंक वहीं पाया जाता है ऊपर के साइड में। Oryx is poached for his antlers, where Chiru is poached for his musk. Oryx exists in western India, whereas only Chiru exists only in North India only. Western India hot and arid. अब देखो इसमें देखो पहला वाला और तीसरा वाला स्टेटमेंट ये दोनों ही सिमिलर में है, राइट, कि अगर पहला वाला सही करोगे आप तो तीसरा वाला भी आपको ऑटोमेटिकली सही करना पड़ेगा। क्या लिखा है, ऑरिक्स अडैप्टेड टू लिव इन द हॉट एंड एरिड एरियाज, और यहाँ लिखा है एग्जिस्ट इन वेस्टर्न इंडिया ओनली। तो वेस्टर्न इंडिया में आपका कच्छ वाला रीजन आ जाता है, गुजरात का रीजन आ जाता है, ठीक है। तो गुजरात वाले में हॉट एंड एरिड एरिया है, तो हाँ। तो और लिखा है चीरू एग्जिस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली, तो यहाँ पे लिखा है चीरू अडॉप्टेड टू लिव इन द स्टेपीज सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ द कोल्ड हाई माउंटेन्स। तो कोल्ड हाई माउंटेन्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे सिक्किम वाला रीजन है, बाकी जगह पे उतना नहीं है, करेक्ट। तो पहला और तीसरा तो लगभग आधा जो पार्ट है वो सेम हो जा रहा है, तो पहला और तीसरा तो आई थिंक इसमें नहीं होना चाहिए, दोनों में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, बी वाला, क्योंकि नन ऑफ द होगा नहीं। तो जो पोस्ट फॉर द एंटलर्स और चीरू पोस्ट जो होता है इसके लिए मस्क के लिए होता है। लेकिन इस ऑप्शन में आप देखोगे, लेकिन फिर से भी इसमें कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है चीरू एग्जिस्ट ओनली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली, राइट, और यहाँ पे लिखा है वेस्टर्न इंडिया ओनली, और अडॉप्ट इन हॉट एंड इमीडिएट चीरू अडॉप्ट लिव इन द स्टेपीज एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ द कोल्ड हाई माउंटेन्स। तो कोल्ड हाई माउंटेन्स की यहाँ बात कर रहा है, तो दूसरा वाला इससे मैच नहीं करेगा ना पूरा उतना, कि चीरू एग्जिस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली, एग्जिस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली, और यहाँ पे कह रहा है कि कोल्ड हाई माउंटेन्स। कोल्ड हाई माउंटेन्स तो वैसे मोस्टली इधर साइड होते हैं, आपके नर्दर्न साइड में, राइट, कि जैसे ये उत्तराखंड वाला रीजन हो गया। तो इसके लिए आई थिंक पहला और बी ये इन दोनों में से एक सही हो सकता है, राइट। यहाँ पे भी आई थिंक ये एंटलर और मस्क दिए हुए हैं, तो क्या पता इनको स्वैप कर दिया हो,
राइट, तो इसके भी चांसेस है। पहले वाले में थोड़ा चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। बाकी ए और बी में आपको यहाँ पे 50-50 में रिस्क लेना पड़ेगा कि आप इसमें से कौन सा मार्क करते हो। बाकी अब देखो ए और बी में आ गया है, तो अगर ए के चांसेस नहीं मिल रहे हैं काटने के, तो वैसे तो बोलूँगा मैं कि ए मार्क करके आना, ठीक है। बाकी बी पे भी चांसेस हैं, तो थोड़ा इसको करेक्ट आंसर एक बार आप देख लेना, ठीक है। बाकी ए के हिसाब से ए और डी में आंसर है, तो ए होना चाहिए इसका फिर तो लास्ट में, अगर ए और बी बच रहा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया। बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या थ्रेट्स हो सकती हैं? फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट होगा, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज तो हो सकता है, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग हाँ हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट होने से क्यों थ्रेट होगा भाई, तो राइट, तो ये हो जाएगा। बल्कि नॉन वेजिटेरियंस की वजह से हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ है, नॉन वेजिटेरियंस आ रहे हैं तो उसको मार के खा ले रहे हैं भाई, तो स्पीसीज़ ख़त्म हो जा रही है। ऐसे बहुत सारी स्पीसीज़ है जिसको लोग कंज्यूम करते हैं खाने के लिए, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उसकी। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें हो जाएगा। फिर ब्लैक नेक क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल विच आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। स्नो लेपर्ड फाउंड होता है, चीता तो भी हमने यार बाहर से मंगाए थे, राइट। दूसरा सीधे का फ्लाइंग स्क्विरल हो सकती है, ब्लैक नेक क्रेन भी हो ही सकती है, तो फिर क्या आ जाएगा 1, 3, 4 आ जाएगा इसमें आंसर आपका। चीता तो भी हमने बाहर से मंगाए हैं, तो चीता तो नहीं होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कंटूर बटिंग, रिले, जीरो टिलेज। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट विच ऑफ द अबव हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज इन द सॉइल। तो कंटूर बटिंग कर सकती है, जीरो टिलेज हो सकता है, रिले क्रॉपिंग भी हो जाना चाहिए लगभग, तो 1, 2, 3 होना चाहिए। और लिखा है अबव हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज, तो हाँ हो सकता है। देखो कॉन्टूर बटिंग क्या होती है, कॉन्टूर बटिंग ऐसे टेरेस फार्मिंग के लिए होती है। जैसे अगर एक ऐसा प्लेन ऐसा हिली एरिया है, तो उसमें आपने कॉन्टूर्स लगा दिए ताकि वो जो यहाँ से सॉइल है वो नीचे की तरफ ना पूरी बहती जाए। यहाँ पे आपने एक पार्टीशन लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, राइट, यहाँ लगा दिया, ऐसे करके। तो ऐसे पूरे ये एरिया, तो इसके नीचे सॉइल ना जा सके कि सॉइल यहाँ से, नहीं तो अगर स्टीप ग्रेडियंट हो जाएगी, गिरती चली जाएगी। ये क्वेश्चन आगे भी रिपीटेड है कॉन्टूर बटिंग का। जीरो टिलेज भी बहुत बार यूपीएससी ने पूछा। जीरो टिलेज तो सीधे होगा कि अगर आप ज़मीन है उसको आप टिल ही नहीं कर रहे हो, तो अंदर जो उसके कार्बन है वो दबी रहेगी। जब आप उसको अगर ऊपर नीचे करोगे, ऐसे टिल करोगे, तो उसके बाद ही तो उसमें से जो कार्बन है वो बाहर के लिए रिलीज़ होगी, राइट। तो मोस्टली जीरो टिलेज इज द मोस्ट करेक्ट। तो कंटूर बटिंग और रिले क्रॉपिंग तो होगा ही, फिर तीनों में कोई आंसर नहीं मिल रहा काटने का, तो 1, 2, 3। फिर 99, व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीज़न। तो द ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड कार्बन सिंक की तरह हो सकता है। द फूड चेंज इन द ओशन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, तो ये भी हो सकता है, एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन का इससे क्या रिलेशन है, ओशन वाटर से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो उसके क्या ही मतलब होगा, उसके क्या नाम है का डिस्ट्रॉय होने को ड्रास्टिकली डिक्रीज, ऐसा हो नहीं सकता। तो 1 and 2 ओनली, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं ना। ये दोनों तो आपको एक बता रहे हैं कि फूड चेन फाइटोप्लैंक्टन है, तो उनको कोई कंज्यूम करता होगा, राइट, फिर उनको कोई कंज्यूम करता होगा, तो उसके लिए तो ये तो चलो ठीक है। और कार्बन सिंक, तो कार्बन सिंक भी ठीक है क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन है, नाम है, तो कार्बन का यूज़ करके ही ये क्या नाम है खाना बनाते होंगे, राइट, तो वो भी हो सकता है 1 and 2। फिर वल्चर्स आर फाउंड टू बी कॉमन इन द कंट्री साइड सम ईयर्स अगो, रेयरली नाउडेज। दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग sites by new invasive species, a drug used by cattle owner for treating diseased cattle, scarcity of food available to them, a widespread persistent fighter disease among them। कि देखो पहला क्या है कि तीसरा देखो स्कैरसिटी ऑफ फूड अवेलेबल टू देम। वल्चर क्या खाते हैं, वल्चर डीकम्पोजर्स में आते हैं, तो वो जो डेड बॉडीज़ वगैरह होती हैं उनको खाते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं, राइट। तो इसके लिए स्कैरसिटी, और लोग यार इतने ही तो मरते रहते हैं, कोई ना कोई जानवर मरता रहता है, नहीं तो खुद शिकार कर लेते हैं। स्कैरसिटी ऑफ फूड तो होगा नहीं, इसी पहले काट दिया। वाइड परसिस्टेंट एंड फाइटर डिजीज़ अमंग देम, तो ये हो सकता है। ड्रग यूज बाई कैटल फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज कैटल, तो ये भी होने के चांसेस हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेस्टिंग साइट्स बाय द न्यू इन्वेजिव स्पीसीज़, कोई नई इन्वेजिव स्पीसीज़ आके उनके नेस्टिंग साइट्स को ख़त्म कर दे रही है, तो वल्चर तो यार खुद पावरफुल होता है। बाकी की टीम में आपको फिर इस पर थोड़ा आपको चाहिए होगा, बाकी ऐसे में तो देखो ये मैं बता दे रहा हूँ कि वल्चर है तो वल्चर का इसका वैसे DB होगा, क्योंकि एक ड्रग आता है डाइक्लोफेनाक ऐसे करके होता है, राइट। तो डाइक्लोफेनाक जो होता है वो कैटल जो ओनर थे वो यूज़ करते थे कैटल को देने के लिए, राइट, उसके फॉडर के साथ मिला करके, जिससे कि उसकी
क्या नाम है, थोड़ी उसको डिजीज़ वगैरह ना हो, लेकिन उससे क्या होता है कि कैटल तो खा लेती है कि उसका मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, लेकिन जब वो उसकी डेथ होती है उस कैटल की, उसको जब वो वल्चर कंज्यूम करता है तो वो वल्चर के लिए वो जो ड्रग था ना वो बहुत हार्मफुल होता है, तो इसकी वजह से वल्चर की पॉपुलेशन, वल्चर की डेथ होने लग गई। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन बी होगा इसमें। तो देखो 100 क्वेश्चन तो मैंने कर दिए, सारे क्वेश्चंस आप लॉजिक से कर भी नहीं सकते हो। देखो पहले भी बता रहा हूँ, आपकी एक्यूरेसी भी होगी ना तो 70 to 80%। अगर आप 70 to 80% के ऊपर जा रहे हो, अपने आपके 90-95 क्वेश्चन लॉजिक से करेक्ट हो जा रहे हैं सीधा सीधा ऐसा, तो ये समझो कि आप उसको नॉलेज से सॉल्व कर रहे हो, आप लॉजिक से नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप लॉजिक लगाओगे ना पूरे 100 क्वेश्चन में, तो 100 में से 20 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिसमें लॉजिक काम नहीं करेगा, राइट। तो हर क्वेश्चन में लॉजिक काम नहीं कर सकता आपका, ठीक है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही, 20 क्वेश्चन तो गलत होंगे 20 से 25, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम 70% अटेन करनी है अपनी, राइट, कि जो हमारा एक्यूरेसी होगी 70% तो हो ही, मतलब मिनिमम लेवल पे। क्योंकि अगर आपका 70 भी हो गया ना, 100 में से 100 में से 70 आपके करेक्ट हो रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, 70 × 2 140 मार्क्स हो गए। 30 आपके मान लो माइनस मार्किंग में चले जाएंगे, 30 में से मतलब कितने 2/3 आपके माइनस होंगे, तो आपके 20, मतलब तब भी आप कितने 120 स्कोर करोगे प्रीलिम्स में, ठीक है, अगर आपकी 70% एक्यूरेसी है तो आउट ऑफ 100। तो 70% एक्यूरेसी है तो ये तो आप अचीव कर लोगे, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको देखो उसमें भी आएंगे, जो कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन होंगे जो आप पढ़ के गए हो पूरा बुक्स वगैरह, तो उससे हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस में थोड़ी एक्यूरेसी आ जाएगी, तो 70% एक्यूरेसी विल बी मोर इनफ, तो उसके लिए वर्क करो। ओके, बाकी 2012 का हो गया, बाकी अगले दिन 2013 का हम पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।